जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों को जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे भारत के इतिहास में एक नए टॉपिक की, और उस टॉपिक का नाम है गुप्त काल, गुप्ता डायनेस्टी इन द एशियन हिस्ट्री। प्राचीन भारत के इतिहास में गुप्त काल अर्थात जैसे हमने प्राचीन भारत के इतिहास को शुरू किया, सबसे पहले हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल की बात की, इसके बाद में सिंधु सभ्यता काल की बात की, इसके बाद में महाजनपद काल की बात की, और उसके बाद में मौर्य डायनेस्टी यानी कि मौर्य काल हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम भारत के इतिहास के एक और महत्वपूर्ण स्वर्ण युग की बात करते हैं, और प्राचीन भारत के एक सबसे सुंदर काल की बात करते हैं, और इस सुंदर काल का नाम है गुप्त काल, जो भारत के इतिहास का एक सुनहरा पन्ना, जिसे आप और हम सब बड़े सुंदर सुंदर शब्दों में इसको समझने की कोशिश करेंगे। गुप्त काल, वैसे तो अगर बात की जाए तो मौर्य काल के बाद में जो जैसे पुष्यमित्र शुंग काल आया, उसके बाद में कुषाण काल आया, और उसके बाद में गुप्त काल आया। तो इस टाइम पीरियड के गुप्त काल और मौर्य काल के बीच में इतनी कोई बड़ी शक्ति नहीं आई थी भारत के अंदर जो संपूर्ण भारत पर शासन कर सके। वैसे कुषाणों ने काफी हद तक जो है भारत के इतिहास को सुंदर पृष्ठों में जोड़ने की कोशिश की। सम्राट कनिष्क, सम्राट विमकड़फिसस, सम्राट कुजलस कड़फिसस, ऐसे कुषाण शासक हुए और भारत में उन्होंने कुछ हद तक अच्छे कार्य किए। लेकिन एक बहुत बड़ा काल और संपूर्ण भारत पर एक छत्र शासन करने वाला जो काल आया था, उस काल का नाम है गुप्त काल। तो देखते हैं इस गुप्त काल की क्या स्थिति है। गुप्त जो थे प्रारंभिक काल के अंदर, गुप्त जो थे प्रारंभिक समय के अंदर जो थे वो कुषाणों के सामंत थे। कुषाण जो थे कुषाणों के सामंत। सीधी सीधी बात यह है कि गुप्त जो थे प्रारंभिक अवस्था के अंदर ये उत्तर प्रदेश के आसपास इनका जो शासन हुआ करता था, तो ये बिहार और उत्तर प्रदेश के आसपास जो थे ये कुषाणों के सामंतों के रूप में कार्य करते थे। अब अगर बात की जाए कि गुप्त काल को जानने के भारत के इतिहास में कौन कौन से स्रोत हैं, तो दो प्रकार के स्रोत हैं। पहला स्रोत है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा स्रोत है साहित्यिक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोतों के अंदर अगर हम लोग देखें तो अभिलेखों की बात की जा सकती है, शिलालेखों की बात की जा सकती है, मुद्राओं की बात की जा सकती है, और मृत भांडों की बात की जा सकती है। तो यह कुछ है जो पुरातात्विक स्रोत है। जैसे अभिलेखों और शिलालेखों की बात करें तो जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख जो गुजरात में सुदर्शन झील के किनारे लगा हुआ है, भीतरी अभिलेख, पूना ताम्रपत्र और कहोम अभिलेख, ये कुछ अभिलेख हैं, शिलालेख हैं, जिनसे हम लोगों को गुप्त काल की जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद में सोने और चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के, फिर मृदभांड जो थे वो आपके लाल काले मृदभांड जो थे गुप्त काल में चलते थे, इनसे भी हम लोगों को गुप्त काल की जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद में हम लोग साहित्यिक स्रोतों की बात करें, और साहित्यिक स्रोतों के अंदर जो है आपके संस्कृत के स्रोत, संस्कृत के ग्रंथ, आपके जैन ग्रंथ, आपके महाकाव्य, और इसके अलावा भी खूब सारे ग्रंथ हैं जिससे हम लोगों को गुप्त काल की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे संस्कृत ग्रंथों के अंदर आप लोगों के महाकवि कालिदास के ग्रंथ, अभिज्ञानम शकुंतला,
मालविका अग्निमित्रम, ऋतुसंहार, मेघदूत, रघुवंशम, इस प्रकार के महाकवि कालिदास के जो ग्रंथ है जिनसे हम लोगों को जानकारी प्राप्त होती है। फिर जैन ग्रंथ है, फिर महाकाव्य है, जैसे हम लोग रामायण और महाभारत की बात करते हैं तो रामायण और महाभारत जो है वो गुप्त काल के अंदर जो है आपके सामने आई थी। तो वैसे तो लिखी गई पहले है, लेकिन गुप्त काल में इनका समाज में जो है इस रामायण और महाभारत जो है समाज में प्रचलित हुई थी। तो ये कुछ सामान्य और विशिष्ट जो ग्रंथ हैं जिससे हम लोगों को गुप्त काल की जानकारी प्राप्त होती है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि गुप्त काल जो था वो कैसा था, कौन कौन से यहाँ शासक हुए और गुप्त जो थे वो कौन थे। क्या गुप्त क्षत्रिय थे, ब्राह्मण थे, शूद्र थे या वैश्य थे, जिनकी जानकारी हम लोग करेंगे और बड़े सुंदर शब्दों में थोड़े जो है छोटे छोटे शब्दों में इसको जानने की कोशिश करेंगे। अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि गुप्त कौन थे। गुप्त कौन थे, तो सबसे पहले तो हमने पढ़ा कि गुप्त जो थे वो कुषाणों के सामंत थे, लेकिन 4 वर्णों में इनका क्या स्थान आता है। तो सबसे पहले नाम रखते हैं हम लोग, क्या गुप्त क्षत्रिय थे, क्या गुप्त ब्राह्मण थे, क्या गुप्त वैश्य थे, क्या शूद्र थे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि गुप्त क्षत्रिय थे। ऐसा कहने वाला कौन सा व्यक्ति है, तो एक हमारे इतिहासकार हैं डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी। डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी जो है इन्होंने गुप्तों को क्षत्रिय माना है। इसके बाद में क्या गुप्त ब्राह्मण थे, तो एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है R.C. मजूमदार, रमेश चंद्र मजूमदार, और उसके बाद में डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर ओझा। ये दोनों इतिहासकार मानते हैं कि गुप्त जो थे वो ब्राह्मण थे। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी जिसका नाम था, चंद्रगुप्त द्वितीय की जो पुत्री थी उसका विवाह वाकाटक वंश में हुआ था और वाकाटक वंश के जो व्यक्ति थे वो ब्राह्मण थे। तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि वैसे जो आपके गुप्त जो थे वो ब्राह्मण थे। इसके बाद में एक इतिहासकार आती है डॉक्टर रोमिला थापर। डॉक्टर रोमिला थापर ये हमारे एक बहुत बड़ी प्राचीन भारत के इतिहास की राइटर है रोमिला थापर। और रोमिला थापर कहती है कि गुप्त जो थे वो वैश्य थे। और उसके बाद में के.पी. जायसवाल नामक एक इतिहासकार हैं जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा है हिंदू पॉलिटी। तो इसके अंदर इन्होंने गुप्तों को जो है वो शूद्र माना है। एक ग्रंथ है जिसका नाम है व्याकरण और इसको लिखा है चंद्र गोविंद ने। चंद्र गोविंद का जो व्याकरण है इसके अंदर जो है वो भी आपके गुप्तों को शूद्र माना गया है। तो 4 वर्ण जो आप लोगों के पास में है, इन 4 वर्णों को अलग अलग जो है हमने पढ़ा है कि गुप्तों को क्षत्रिय मानने वाले डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी हैं, गुप्तों को ब्राह्मण मानने वाले डॉक्टर R.C. मजूमदार और डॉक्टर ओझा हैं, गुप्तों को वैश्य मानने वाले डॉक्टर रोमिला थापर और गुप्तों को शूद्र मानने वाले थे वो के.पी. जायसवाल जिन्होंने हिंदू पॉलिटी नामक ग्रंथ की रचना की। और इसके बाद में ग्रंथ है जिसका नाम है व्याकरण और इसकी रचना की है चंद्र गोविंद ने। इन्होंने भी गुप्तों को शूद्र माना है। तो सभी आपके अलग अलग इतिहासकार अपनी अलग अलग राय देते हैं। तो आगे हम बात करते हैं कि गुप्तों में कौन सा शासक हुआ और किस प्रकार से इनका उत्थान हुआ, इसके बारे में जानकारी करेंगे। किसने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी। तो देखिए सबसे पहले बात अगर हम लोग करें
तो गुप्त राजवंश की स्थापना, गुप्त वंश की स्थापना जो है एक व्यक्ति है जिसका नाम है श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने गुप्त राजवंश की स्थापना की थी। गुप्तों की स्थापना, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त ने की थी। इसके बाद में गुप्त वंश का जो उत्तराधिकारी था, जो 250 ईस्वी के आसपास हुआ था, और इसका नाम था घटोत्कच। घटोत्कच नाम का जो शासक हुआ था वो श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी था, और इसने एक उपाधि धारण की थी जिसका नाम था महाराजा। गुप्तों में पहला ऐसा शासक था जिसने महाराजा की उपाधि धारण की थी, और वो व्यक्ति था घटोत्कच, जो 250 ईस्वी के आसपास जो है ये हुआ था। इसके बाद में घटोत्कच का जो उत्तराधिकारी हुआ था जिसका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। ये देखिए, हमारे भारत के इतिहास में 3 चंद्रगुप्त हैं। पहला जो हमने पढ़ा था वो था चंद्रगुप्त मौर्य, जो 322 में मगध पर शासन स्थापित करता है, वो तो था मौर्य। अब ये है चंद्रगुप्त प्रथम, ये गुप्त शासक है। और एक आएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, जो समुद्रगुप्त का पुत्र होगा। तो हमारे भारत के इतिहास में 3 चंद्रगुप्त हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो यह है चंद्रगुप्त प्रथम। तो अब इनके बारे में पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम मौर्य गुप्त शासक जो था, ये गुप्तों का पहला यशस्वी और प्रतापी सम्राट था। तो हम लोग बात करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम की। चंद्रगुप्त प्रथम, जिसका काल रहेगा सन 319 से लेकर 335 तक, ईस्वी सन 319 से लेकर के 335 तक। वैसे तो हमने पहले भी कहा है कि गुप्त जो थे वो कुषाणों के सामंत हुआ करते थे, तो इनका समाज में इतना कुछ जो है बड़ा स्थान गुप्तों का नहीं था। लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम जो था, जब ये आता है तब से गुप्तों का भारत के अंदर जो है अपना यश और कीर्ति स्थापित होती है। तो हम बात करते हैं कि सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया कि एक लिच्छवी राजकुमारी थी। कौन सी राजकुमारी? लिच्छवी राजकुमारी। और लिच्छवी राजकुमारी जो थी जिसका नाम था कुमार देवी। क्या नाम था? कुमार देवी। तो लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी जो थी, जिससे चंद्रगुप्त प्रथम ने शादी कर ली या विवाह कर लिया। एक तो यह इसकी उपलब्धि हुई कि इतने बड़े राजघराने के अंदर पहली बार गुप्तों ने अपने रक्त संबंध स्थापित किए। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया, तो गुप्तों का जो स्थान था वो भारत के अंदर थोड़ा सा ऊपर उठ गया कि ये गुप्त जो है वो आपके लिच्छवियों के संबंधी है। तो इनका समाज में और भारत के अंदर थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ गया। दूसरा, सन 319 के अंदर, सन 319-20 के अंदर इसका राजतिलक हुआ था, या हम कह सकते हैं राज्याभिषेक हुआ था। राज्याभिषेक हुआ था चंद्रगुप्त प्रथम का। तब इन्होंने एक नया संवत चलाया था जिसका नाम था गुप्त संवत। तो अब आप लोगों को पूछा जा सकता है कि गुप्त संवत किसने चलाया? चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया। कब चलाया? 319-20 में चलाया। किस उपलक्ष्य में चलाया? उसके राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में चलाया। तो सन 319-20 के अंदर चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की स्थापना की अपने राज्याभिषेक के समारोह पर। इसके बाद में हम लोग आगे बात करते हैं कि भारत के इतिहास में पहली बार चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। यह है सबसे इंपॉर्टेंट। महाराजा धीराज की उपाधि जो है प्रथम बार किसने धारण की थी गुप्तों के अंदर? गुप्त वंश में सबसे पहले महाराजा धीराज की जो उपाधि धारण करने वाला व्यक्ति था जिसका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। तो पहले तो इसका यह है कि पहली बार लिच्छवियों के साथ रक्त संबंध, दूसरा 319-20 के अंदर गुप्त संवत की स्थापना, और तीसरा चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी और अपने साम्राज्य का विस्तार इन्होंने
किया था। तो ये था चंद्रगुप्त प्रथम, जिसके 3 महत्वपूर्ण ये राजनीतिक और सामाजिक उपलब्धियां हैं जो आप लोगों को देखने को मिलती है। इसके बाद में आगे हम बात करते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम का जो उत्तराधिकारी था, जिसका नाम था समुद्रगुप्त। क्या नाम था? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो है वो आपके 335 से लगा करके 375 ईस्वी सन तक रहे भारत में शासन करता है, और ये भारत का सबसे विशाल और महत्वपूर्ण सम्राट था। तो आज हम लोगों ने गुप्तों के बारे में, गुप्तों की उत्पत्ति, गुप्तों के रिलेटेड जो अभिलेख वगैरह, और हमने गुप्त वंश की स्थापना करने वाले व्यक्ति और गुप्त वंश का पहला यशस्वी और प्रतापी सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में पढ़ा है। इसके बाद में हम लोग कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव।